हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स। ये इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स मीन डेलिब्रेट चेंजेस introduced into system of land tenure and the farming structure to achieve certain given objective। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होती है? डेलिब्रेट चेंजेस, जानबूझकर हम चेंजेस करते हैं हमारे लैंड सिस्टम में और फार्मिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है अबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टिवेटर्स। जो स्टेट और कल्टिवेटर्स कौन होते हैं? जो फार्मिंग करते हैं, जो खेती करते, लाइक फार्मर्स हो गए। और स्टेट मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है। उनके बीच में जो भी इंटरमीडिएरीज आते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना। सेकेंड, कन्फरिंग राइट ऑफ ओनरशिप टू द एक्चुअल टीलर ऑफ द सोइल। जो एक्चुअल में फार्मिंग करता है ज़मीन पर, उसको जो है ओनरशिप राइट देना। थर्ड, मेकिंग द साइज ऑफ होल्डिंग इकोनॉमिकली वाइबल। और जो हमारी लैंड है उसके जो साइज को है उसको होल्ड करना, कितना उसको देना चाहिए ये देखना। एंड लास्ट वन इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और जो हमारी लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो जो इनइक्वालिटी आ रखी कि जो स्मॉल फार्मर्स उनके पास इतनी लैंड नहीं है और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, तो इस इनइक्वालिटी को भी क्या करना? रिड्यूस करना। तो बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरमीडिएरीज हैं उसको ख़त्म करना, और जो राइट ऑफ ओनरशिप, जो एक्चुअल टीलर है उनको ओनरशिप राइट देना, और जो साइज़ है उसको देखना, एंड इनइक्वालिटी को कम करना। तो कुछ ये ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हमने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। तो उसमें फर्स्ट आते हैं जमींदारी एवोल्यूशन। तो जमींदारी सिस्टम इंडिया में स्टार्टिंग से ही हमारे हिस्टोरिकल मतलब पुराने टाइम से ही ये चली आ रही है। इस सिस्टम में क्या होता है? जमींदार क्या होता है? इज द ओनर ऑफ द लैंड। लैंड का ओनर कौन है? जमींदार। अब ये क्या करते हैं? खुद जो है खेती नहीं करता और ये अपनी लैंड क्या दे देते हैं? लीज पे दे देते हैं फार्मर्स को फॉर कल्टीवेशन की। फार्मर्स को दे दी खेती करने के लिए। और इसके अब ये ओनर ये है जमींदार, तो ये कभी भी फार्मर को हटा सकते हैं खेती करने के लिए। और सिर्फ जमींदार ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी लैंड रिवेन्यू होता है गवर्नमेंट को देने के लिए। ग्रेजुअली दिस सिस्टम डेवलप मैनी शॉर्टकमिंग। अब इस सिस्टम में बहुत सारी शॉर्टकमिंग थी जिस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था कि अब बहुत सारे फार्मर्स को कभी भी हटा सकते हैं, इसका एक सोल राइट होता है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे बात करें तो कम से कम 40% जो लैंड है वो इस सिस्टम के अंडर आती थी। तो जैसे ही हमारा कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने इस सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेट में पास किया कि इसको ख़त्म किया जाए। तो पहले बिहार में पास किया हमने 1950 में, देन यूपी में पास किया गया ये लो 1952 में। और ग्रेजुअली ये जो सिस्टम है पूरे जो है सारे स्टेट्स में ये कर दिया गया कि जमींदारी सिस्टम अब ख़त्म हो गया, अबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट इज टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? व्हेन लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड बाय द ओनर एंड इज गिवन ऑन लीज टू अ कल्टिवेटर देन द लेटर इज कॉल्ड टेनेंट। मतलब जब लैंड जो है ओनर जो है इस लैंड को जब कल्टिवेट नहीं करता और वो जब फार्मर्स को दे देते हैं कल्टिवेट करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टीनेंट रिफॉर्म। टीनेंट इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? टीनेंट की जो फार्मर्स होता है उसको एज हम क्या बोल रहे हैं? टीनेंट बोल रहे हैं। तो 40% जो है फार्मिंग इस सिस्टम के बेस पे ही होती थी। तो यही है कि हमने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कुछ स्पेशल लॉज बनाए इसके लिए कि जो मैक्सिमम लिमिट है रेंट का वो फिक्स कर दिया गया कि जितना भी टोटल प्रोड्यूस करेगा फार्मर्स उसका 1/5 और 1/4 पार्ट ही एज अ रेंट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और टीनेंट को अनलॉफुली मतलब कि फार्मर्स को हम ऐसे इसको रिमूव नहीं कर सकते लैंड से। और टीनेंट को हैव द ग्रांटेड द राइट ऑफ ओनरशिप कि उसको ओनरशिप राइट दिया जाएगा। तो ये टीनेंसी के रिफॉर्म से ही कौन कौन से हमने चेंजेस किए। और लैंड अगर खाली रहती है टीनेंट के द्वारा तो उस वहाँ पर क्या किया जाएगा? ओनर को कंपनसेट किया जाएगा ताकि वो लैंड में इम्प्रूवमेंट कर सके। और कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर देती है कि आप लैंड रिवेन्यू के लिए एग्जम्पशन दे देती है कि आपको लैंड रिवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अब वही अगर ओनर जो है गवर्नमेंट को नहीं देगा तो टीनेंट को भी ओनर को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेंट। और जो है ओनर है कोई भी जो है गिफ्ट या कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा टीनेंट से, वो इलीगल माना जाएगा। और टीनेंट डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट। अगर टीनेंट जो है ओनर को रेंट नहीं दे पाता है तो लैंड ओनर जो है उससे साथ ज़बरदस्ती करके मतलब उसकी कैटल वगैरह जो है वो चीज़ नहीं छीन सकता है। नाउ थर्ड इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट फिक्स करना। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट क्या कर देती है कि एक डिसाइड कर देती है कि किसी इंडिविजुअल के पास
या किसी फैमिली के पास कितनी लैंड होएगी, वो मैक्सिमम जो है लैंड की जो है साइज़ फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा जो है फैमिली लैंड एक्वायर नहीं कर सकती। अगर इससे ज़्यादा उसके उस लिमिट से ज़्यादा उसके पास अगर लैंड है तो उसको हम डिक्लेयर सरप्लस लैंड जो है क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देंगे, और वो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उसको एक्वायर कर लेगी, और जो भी ओनर होगा जिसके पास भी सरप्लस लैंड थी उसको एज अ कंपनसेशन कुछ अमाउंट पे कर देगी। नाउ गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सरप्लस लैंड है उसको स्मॉल फार्मर्स, कल्टीवेटर्स और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर की जिनके पास ज़मीन नहीं है उसमें क्या कर देगी, बांट देगी एज अ पंचायत और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के थ्रू। नाउ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मोटिव यही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि सबके पास क्या लैंड जो है इक्वल और प्रॉपर उस चीज़ का यूटिलाइज हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इन इंडिया होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड एज वेल, कि जो हमारे यहाँ फार्मर्स के पास जो लैंड है वो बहुत छोटी छोटी भी है और बहुत स्कैटर्ड भी, फैली हुई भी है, बल्कि अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी लैंड कैसे फार्मर्स के पास है। Unless the farmers have reasonable size of holdings, they cannot make optimum use of their resources. अब क्या हो रहा है, एक ज़मीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम खेती भी प्रॉपर नहीं कर पा रखे हैं। अब अगर हमारे पास सिर्फ एक ज़मीन ये पूरी इतनी बड़ी होगी तो हम आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो जब भी हमारा रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज़ होंगे, जब तक हमारे पास अच्छे से होल्डिंग नहीं होगी लैंड की। इम्प्रूव कल्टिवेशन देयरफॉर नेसेसिटेट दैट द फार्मर्स बी गिवन लैंड एट वन प्लेस, कि जो अलग अलग जगह पे बढ़ी हुई है उसको एक जगह पे लाया जाए सो डैट वो जो ज़मीन है उसका अच्छे से यूटिलाइज हो। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में यही है कि बहुत सारे स्मॉल और फ्रेगमेंटेड फील्ड को जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिग फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया सो डैट वो वहाँ पर रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और जो ज़मीन और खेती है वहाँ पर भी अच्छे से हो पाए। फिफ्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग। Cooperating farming refers to a system under which each farmer continues to be the owner of his land, but all agriculture operations are conducted jointly with other farmers. इसमें मतलब क्या है कि हर फार्मर अपने ओनर तो होगा लैंड का, बट वो जो भी एक्टिविटी करेगा उस लैंड पे वो जॉइंटली करेंगे अदर फार्मर्स के साथ मिलके, सो डैट कोई भी प्रॉफिट होगा उस लैंड पे वो सारे जो है कोऑपरेटर्स मतलब जो फार्मर्स उसमें मिले हैं वो सारे आपस में बांट लेंगे। Cooperating farming is an automatic solution to the problem of subdivision and fragmentation of holding. तो ये ज़मीन बटी हुई होती है उसका एक ये सॉल्यूशन है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि अलग अलग ज़मीन से क्या हो रहा है कि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे कि सारे फार्मर्स मिलकर अगर खेती करेंगे तो उससे उनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं हम, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। तो इसका मेन फीचर यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फार्मर्स होंगे वो वॉलेंट्री ही ज्वाइन करेंगे, उनको हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। तो जो ओनरशिप है लैंड वो फार्मर्स के पास ही रहेगी, जिसकी जो लैंड है वो उसके पास ही रहेगी, उससे हम वो नहीं छीन सकते। और यूज़ देयर लैंड, कैटल एंड अदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जॉइंटली। और जो उनके पास जो भी रिसोर्सेज है, लाइक उनके पास जो लैंड है, जो कैटल है और जो कोई एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे वो क्या करेंगे, जॉइंटली उसको यूज़ करेंगे। ऑल फार्मर्स पूल देयर लैंड एंड क्रिएट अ बिग लार्ज साइज फार्मर। जैसे अब ये किसी की, ये किसी की, ये किसी की, अगर ये चारों फार्मर्स मिल जाएंगे तो यहाँ पर सारे रिसोर्सेज वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यही कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक मोटिव है। एंड लास्ट वन इज अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स, कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हमने जो बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इन सब का हम क्या करेंगे, एक लैंड रिकॉर्ड रखेंगे। ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इफेक्टिवली जो हमारा काम हो सके। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।